नमस्कार, मैं हूं राकेश अचल और आप देख रहे हैं चक्षुदर्शी। चक्षुदर्शी के इस खास शो में मैं बात करूंगा उस समस्या को लेकर के जिस समस्या को लेकर के भारतीय जनता पार्टी पिछली 21 तारीख से परेशान है। और ये समस्या भारतीय जनता पार्टी की है नए उपराष्ट्रपति पद के लिए, नए उपराष्ट्रपति के लिए प्रत्याशी का चयन। अब एक अनार 100 बीमार। पिछले उपराष्ट्रपति को तो इस सरकार ने इस्तीफा लेकर के और कहाँ अंतर ध्यान कर दिया आज तक पता नहीं चला। एक महीना होने को 21 तारीख को 21 अगस्त को एक महीना हो जाएगा, तो न तो पिछले उपराष्ट्रपति का पता चल रहा है और ना नए उपराष्ट्रपति के नाम का पता चल पा रहा है। हालांकि आज रविवार है और आज संसदीय दल की भारतीय जनता पार्टी संसदीय दल की बैठक भी हो रही है और कहा जाता है कि इसमें तो नाम फाइनल हो ही जाएगा। हो जाए अच्छी बात है, क्योंकि लोग अब कितना इंतजार करें नाम को लेकर के। भारतीय जनता पार्टी जैसी बड़ी पार्टी के लिए दो समस्याएं बहुत जटिल हुई हैं इस बार। एक तो पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष का चुनाव भारतीय जनता पार्टी नहीं कर पा रही है। लगातार कुछ ना कुछ चीजें आड़े आती हैं और नड्डा साहब को एक पुनर्जीवन मिल जाता है। वो काम चलाऊ अध्यक्ष के रूप में तीसरा कार्यकाल कहते हैं लोग पूरा करने जा रहे हैं। यही स्थिति अब उपराष्ट्रपति के प्रत्याशी को लेकर के है। उपराष्ट्रपति के प्रत्याशी को लेकर के बार बार पुराने राज्यपालों के नाम चर्चा में आते हैं, क्योंकि राज्यपाल से उपराष्ट्रपति और राष्ट्रपति बनाने का एक सिलसिला पहले से चलता आया है। बहुत से उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति बने और बहुत से उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति नहीं बन पाए। वो उपराष्ट्रपति पद से ही रिटायर होकर अपने घरों को चले गए। तो अब इस समय 3 उपराष्ट्रपति पद के लिए 3 राज्यपालों के नाम चर्चा में है। आपको याद होगा कि हमारे जो पुराने उपराष्ट्रपति थे, जो इस्तीफा दे करके बीमारी का बहाना बना करके चले गए, उनका आज तक कोई पता नहीं है। वो भी पश्चिम बंगाल के राज्यपाल हुआ करते थे। अब 3 नाम जिनका बहुत सरगर्मी से चर्चा है वो हैं थावर चंद गहलोत हैं, संतोष गंगवार हैं और ओम माथुर साहब हैं। ये तीनों संघनिष्ठ नेता हैं। थावर चंद गहलोत जो है मध्य प्रदेश से आते हैं, संतोष गंगवार उत्तर प्रदेश से आते हैं और हमारे जो ओम माथुर साहब हैं ये राजस्थान से आते हैं। तो चूंकि राजस्थान से ही धनखड़ साहब आते थे, तो कायदे से तो राजस्थान वालों का हक बनता है इस पद पर कि भाई बाकी का जो कार्यकाल बचा है वो इनको मिलना चाहिए, राजस्थानियों को मिलना चाहिए। लेकिन भारतीय जनता पार्टी इसके लिए कोई प्रतिबद्ध नहीं है कि राजस्थान का आदमी था तो राजस्थान का ही प्रत्याशी दोबारा देंगे। और राजस्थान का आदमी अगर इतना खरा उतरता तो भारतीय जनता पार्टी को उसको बीमार बना के भगाना क्यों पड़ता। तो इसलिए आप देखकर मानकर चलिए कि ये इन तीनों में से, चाहे गहलोत हों, चाहे गंगवार हों, चाहे माथुर साहब हों, इनमें से तो कोई नया राष्ट्रपति मुझे चुनता हुआ दिखाई नहीं दे रहा है। हालांकि गहलोत साहब बहुत अनुभवी आदमी हैं और हमारे क्या कहते हैं राज्यसभा के सदस्य भी रहे हैं और मंत्री भी केंद्र में रहे हैं और पार्टी की विभिन्न जिम्मेदारियां उन्होंने निभाई है। संतोष गंगवार साहब को तो बरेली का वो कहते हैं विकास पुरुष कहते हैं। वो भी लोकसभा के सदस्य रहे हैं, केंद्र में मंत्री रहे हैं और बड़े पुराने स्वयं सेवक हैं। यही हाल वो माथुर साहब का है। वो माथुर साहब को भी जो संघ है और जो भारतीय जनता पार्टी है वो राज्यसभा पहले भेज चुकी है और उसके बाद उनका पुनर्वास आपने देखा कि एक राज्यपाल के रूप में कर दिया गया। अब ऐसे में सवाल ये है कि क्या भारतीय जनता पार्टी इन तीनों में से ही किसी को चुनेगी या कोई ऐसा चौथा नाम लाएगी जिसके बारे में भारतीय जनता पार्टी के संसदीय दल के नेताओं, संसदीय दल के सदस्यों को भी अंदाजा नहीं होगा। क्योंकि इस समय जो फैसले लिए जा रहे हैं भारतीय जनता पार्टी में वो बहुत ही गुपचुप फैसले लिए जाते हैं और एंड टाइम पर पार्टी के जो सदस्य हैं, जो सांसद हैं, जो पदाधिकारी हैं, उनको सूचित किया जाता है। तो ऐसे में अगर कोई चौथा नाम आ जाए तो आप चौंकिए बिल्कुल मत। ये नामों की घोषणा हो सकता है अगले 24 घंटे में हो जाए, या हो सकता है जब तक आप ये आज का एपिसोड देख रहे हो तब भी हो जाए। लेकिन चौंकिए मत, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी की कोशिश यही है कि इस देश को कुछ न कुछ ऐसे फैसले लेकर के चौंकाया जाए जिससे कि जो ज्वलंत मुद्दे हैं, एसआईआर जैसा, बिहार की एसआईआर का मुद्दा है,
में वो थोड़ा सा डाइल्यूट हो जाए, वो उस पर थोड़ी सी धूमिल पड़ जाए और वो सुर्खियों में से हट जाए, तो इसलिए कुछ भी हो सकता है। अब आपको उपराष्ट्रपति पद की चूंकि बात हो रही है, तो मैं थोड़ा सा इतिहास बताना चाहता हूँ कि भारत के जो उपराष्ट्रपति हुए हैं उनमें कैसे कैसे लोग हुए हैं। हमारे पहले उपराष्ट्रपति थे सर्वपल्ली राधाकृष्णन, डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन, बड़े विद्वान थे, दार्शनिक थे। दूसरे राष्ट्रपति जो हुए आप देखें जाकिर हुसैन साहब हुए। तीसरे उपराष्ट्रपति जो हुए हैं वो गोपाल स्वरूप पाठक साहब, पंडित जी थे, बड़े भले आदमी थे। फिर इस बीच में हाँ जो बीबी गिरी हैं वो भी उपराष्ट्रपति रहे हैं, ऐसा मुझे याद आता है, हो सकता है मैं गलत हूँ। लेकिन गोपाल स्वरूप पाठक के पास बीडी जत्ती साहब को मैंने देखा है उपराष्ट्रपति पद पर। उसके बाद हमारे मध्य प्रदेश के मोहम्मद हिदायतुल्लाह साहब भी उपराष्ट्रपति रहे, बड़े विद्वान आदमी थे। आर वेंकट रमन को तो आपने देखा ही है, अलग अलग हैसियत में वो भी हमारे देश के उपराष्ट्रपति रहे। और डॉक्टर शंकर दयाल शर्मा भी मध्य प्रदेश से आते थे, वो भी देश के उपराष्ट्रपति भी रहे और बाद में राष्ट्रपति भी बने। आपको याद हो कि जैसे के आर नारायणन का शायद नाम मैं भूल रहा हूँ कि वो थे या नहीं थे, लेकिन थे उपराष्ट्रपति। और उसके बाद कृष्णकांत साहब का नाम भी आपको याद होगा, उपराष्ट्रपति के रूप में बड़े भद्र पुरुष, विवादों से रहित रहे। भैरव सिंह शेखावत तो शेखावटी के आदि पुरुष माने जाते थे। भारतीय जनता पार्टी में उनका कद अटल बिहारी वाजपेयी और हमारे लाल कृष्ण आडवाणी और डॉक्टर मुरली मनोहर जोशी के बराबर लिया जाता था, खांटी राजपूत थे। उसके बाद मोहम्मद हामिद अंसारी को तो 2 टर्म काम करने का मौका दिया कांग्रेस ने, 10 साल वो उपराष्ट्रपति रहे। वेंकैया नायडू साहब भारतीय जनता पार्टी के सत्ता में आने के बाद उपराष्ट्रपति बने 2014 के बाद, और उन्हें भी पूरे 5 साल कार्य करने का मौका मिला। लेकिन हमारे जो जगदीप धनखड़ साहब हैं, जो नायडू साहब के उत्तराधिकारी बने, उपराष्ट्रपति बने, उनको मात्र 2.5-3 साल काम करने का मौका मिला और बीमार बना करके उनको पद से हटा दिया गया। इसके पहले इक्का दुक्का ही उपराष्ट्रपति ऐसे हैं जो अपना कार्यकाल पूरा नहीं कर पाए, जिसमें आर वेंकट रमन साहब का नाम है। वो मेरे ख्याल से कुल 3 साल उपराष्ट्रपति रहे। बाकी सबने अपना कार्यकाल पूरा किया और बिना किसी विवाद के पूरा किया। तो अब जो नया उपराष्ट्रपति आएगा वो ऐसा व्यक्ति चाहिए भारतीय जनता पार्टी को, जो कि बाकी का जो कार्यकाल है भारतीय जनता पार्टी का 2029 तक का, उसको तो स्मूथली खींच ही दे, उसमें तो मददगार साबित हो ही। और उसके बाद भी, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी तो 2047 से पहले पद से हटना नहीं चाहती है, तो वो चाहती है कि उसके बाद भी ऐसा व्यक्ति उपराष्ट्रपति पद पर बैठाया जाए जो टस से मस न हो, तमाम सारी मुसीबतों को अपने ऊपर झेल ले और लगातार भारतीय जनता पार्टी की सरकार की मदद राज्यसभा में करता रहे। अच्छी बात है, होना चाहिए, ये सरकार की जिम्मेदारी है। और इस बार लेकिन डर ऐसा लग रहा है कि जो विपक्ष है वो थोड़ा उसके तेवर बदले हुए हैं, और वो जैसे धनखड़ साहब के चुनाव के वक्त उन्होंने अपना प्रत्याशी उतार दिया था, अब वैसा कहीं प्रत्याशी उतार के रंग में भंग न पाड़ दे। हालांकि जो संख्या बल है वो ये बताता है कि उपराष्ट्रपति चुनने में सरकार को कोई दिक्कत नहीं आएगी, लेकिन अगर कोई प्रतिद्वंदी खड़ा कर दिया जाए तो एक डर तो पैदा हो जाता है। क्योंकि पिछले दिनों आपको याद होगा कॉन्स्टिट्यूशनल क्लब का चुनाव हुआ और उसमें भारतीय जनता पार्टी के ही 2 प्रत्याशी मैदान में थे। एक हमारे जो बिहार से आते हैं वो, और दूसरे हमारे जो सज्जन थे वो भी मेरे ख्याल से भारतीय जनता पार्टी के गृह मंत्री के समर्थन से उम्मीदवार खड़े थे, लेकिन रूडी साहब जीते। और रूडी साहब जीते तो पूरी भारतीय जनता पार्टी का जो शीर्ष है वो सकते में आ गया कि आखिर ये कैसे हुआ, रूडी साहब जीत कैसे गए, क्यों जिताना तो था दूसरे साहब को, वो जीत नहीं पाए। तो ऐसे ही डर भारतीय जनता पार्टी को ये अभी सता रहा है कि कहीं सत्तारूढ़ दल ने अपना कोई प्रत्याशी खड़ा कर दिया और ऐसे में भारतीय जनता पार्टी के सांसद आत्मा की आवाज पर कहीं बोर्ड से बैठे, कहीं उनकी आत्मा जागृत हो गई, उनका जमीर जिंदा हो गया, तो सरकार की किरकिरी हो सकती है। इसलिए सरकार प्रत्याशी के चयन में फूक फूक कर कदम रख रही है और ऐसा प्रत्याशी खोज कर लाना चाहती है जिसके नाम पर भारतीय जनता पार्टी के भीतर तो विरोध हो ही नहीं,
भारतीय जनता पार्टी के बाहर जो विपक्ष है उसमें भी कोई विरोध का स्वर न फूटे, लोग उसका सम्मान करते हैं। और वैसा आदमी कौन हो सकता है इसका अंदाज मुझे तो नहीं है। आप लोगों को अंदाज हो तो कृपया करके जो अपना जो कमेंट बॉक्स है उसमें हमको बताइए। और इसके साथ साथ ही आप देखिए, सितंबर का महीना बड़ा महत्वपूर्ण है। सितंबर के महीने में उपराष्ट्रपति चुना जाना है। सितंबर के महीने में भारतीय जनता पार्टी का जो नया अध्यक्ष है वो चुना जाना है। सितंबर के महीने में ही 75 साल के हमारे जो सरसंघ चालक हैं डॉक्टर मोहन भागवत, उनका उत्तराधिकारी चुना जाना है। सितंबर के महीने में ही हमारे प्रधानमंत्री महोदय 75 साल के हो रहे हैं, तो उनके बारे में भी ये स्पष्ट होना है कि वो आने वाले जो शेष कार्यकाल है उनका उस तक काम करेंगे या किसी को ही बीच में अपना काम सौंप करके झोला उठा करके और हिमालय की तरफ चल देंगे। हालांकि अभी जो 15 अगस्त का भाषण था माननीय प्रधानमंत्री का, उस भाषण को जिसने भी सुना, जनता ने सुना, पार्टी के लोगों ने सुना, आरएसएस के लोगों ने सुना, उससे तो एक ही ध्वनि निकलती है कि माननीय हमारे जो नरेंद्र मोदी जी हैं, प्रधानमंत्री जी हैं, अभी कहीं नहीं जा रहे और उनकी कुर्सी का पाया कोई नहीं हिला रहा है। न भारतीय जनता पार्टी के भीतर के लोग, न आरएसएस के लोग और न विपक्ष के लोग। विपक्ष के लोग लगे हुए हैं बेचारे एसआईआर को लेकर के। आपने देखा पूरा देशव्यापी मुहिम कांग्रेस के नेतृत्व में छिड़ चुकी है और बिहार में तो आज से ही वोट बचाओ यात्रा या वोट अधिकार यात्रा शुरू हो गई है। और वोट चोरी के मुद्दे पर भारतीय जनता पार्टी की सरकार को, भारतीय जनता पार्टी की सरकार के केंद्रीय चुनाव आयोग को नीचे देखना पड़ा है सुप्रीम कोर्ट ने ये जो एसआईआर हुई उसमें जो 65 लाख लोगों के नाम डिलीट किए गए, हटाए गए, विलोपित किए गए, उसमें कुछ मरे हुए लोग हैं, कुछ का पता बदल गया है, इन सब की जो फहरिस्त है वो आम करने के लिए निर्देश दिए हैं। वो फहरिस्त अखबारों में भी छप रही है, वो फहरिस्त जिला स्तर पर और जो कहते हैं बीएलओ के स्तर पर भी लोगों को उपलब्ध कराई जा रही है। अब झेप मिटाने के लिए आप देखिए क्या हुआ। झेप मिटाने के लिए केंद्रीय चुनाव आयोग ने पत्रकार वार्ता की और सारा ठीक रहा। एसआईआर में जो गड़बड़ी के आरोप, वोट चोरी के आरोप लग रहे हैं, वो राजनीतिक दलों पर फोड़ दिया और अपने बीएलओ पर फोड़ दिया। उनका कहना है कि भाई हमने तो सारी प्रक्रिया की, हमने तो जो मतदाता सूची होती है जिसमें जो काट छांट के आरोप लगाए हैं वो सारी सूचियां हमने राजनीतिक दलों को दी, हमने बीएलओ को दी, उसके हार्ड कॉपी भी दी, उसकी सॉफ्ट कॉपी भी दी। अब उन लोगों ने समय रहते अगर कोई आपत्ति नहीं की तो केंद्रीय चुनाव आयोग क्या करे। अब इसमें कितना दम है कितना दम नहीं है ये तो आपको पता चलेगा जब विधानसभा चुनाव की अंतिम मतदाता सूची प्रकाशित की जाएगी। ये अब जो लोग उस सूची में मार दिए गए हैं वो जिंदा होके अपना नाम जुड़वाते हैं, या जो जिनको बाहर भेज दिया गया है, बताया गया है, वो लोग क्या बिहार में ही रहते हैं कि नहीं रहते हैं, इस सब का जो तथ्य है वो उजागर होगा इस मतदाता सूची के अंतिम प्रकाशन के बाद। अब इस अंतिम प्रकाशन में के बाद 65 लाख में से कितने लोग वापस जोड़े जाते हैं ये देखना बहुत रोचक होगा, क्योंकि 65 लाख में से आप देखिए अगर 10 लाख भी जिंदा निकल आए वापस, या 5 लाख भी लोग जिनको बाहर का बता दिया गया कि वो दूसरे प्रदेशों में बस गए हैं वो वापस आ गए, तो फिर केंद्रीय सूचना आयोग की बड़ी किरकिरी होगी। किरकिरी तो होगी सो होगी, लेकिन भारतीय जनता पार्टी का बिहार जीतने का जो सपना है वो टूट जाएगा, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी अभी अपनी टैक्टिस से मध्य प्रदेश जीत ली, छत्तीसगढ़ जीत ली, राजस्थान जीत ली, हिमाचल जीत ली, यहाँ तक कि महाराष्ट्र जीत ली, लेकिन बिहार में आकर के उसकी जीत का जो रथ है वो अटक गया है। और वो अटकाया है केवल केंद्रीय चुनाव आयोग की गलती ने। केंद्रीय चुनाव आयोग ने जो कतर ब्योंत की, अगर उसमें थोड़ा सा भी दिमाग लगाया होता तो शायद है कि चोरी पकड़ी न जाती, लेकिन अब चोरी पकड़ ली गई है। और चोरी पकड़ ली गई है तो अब केंद्रीय चुनाव आयोग आप देखिए कि उल्टा चोर कुतवाल को डांट रहा है, वो के राजनीतिक दलों को इसके लिए जिम्मेदार ठहरा रहा है इस गड़बड़ी को। उसका कहना है कि हमने तो अपील के लिए दो स्तरीय अपील का अवसर दिया था, लेकिन किसी ने नहीं की, तो हम क्या कर सकते हैं। बहरहाल रोचक है, आने वाला जो महीना है, अगस्त का महीना तो निकल गया, सितंबर का महीना रोचक है। सितंबर में हमको बहुत कुछ नया देखने को मिलेगा। जो एलओपी के नेता हैं
हैं राहुल गांधी, उनका एक नया रूप देखने को मिलेगा, एक नया उपराष्ट्रपति देखने को मिलेगा, हो सकता है भारतीय जनता पार्टी का एक नया अध्यक्ष देखने को मिले, हो सकता है कि हमें आरएसएस का एक नया संघ जो चालक होता है, संघ प्रमुख होता है, वो सरसंघ चालक देखने को मिले, और हो सकता है, वैसे नहीं होगा, कि आपको कोई दूसरा प्रधानमंत्री भी देखने को मिल जाए। तो देखते रहिए, इंतजार करते रहिए। सितंबर के महीने का, सितंबर का महीना हर तरह से महत्वपूर्ण है, और मुझे उम्मीद है कि सितंबर के महीने में जो जो नए चेहरे सामने आएंगे वो देश की राजनीति को नया रूप देने में काफ़ी मददगार साबित होंगे। आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको ये एपिसोड अच्छा लगता है तो कृपा करके इसको लाइक तो कीजिए, इसे शेयर तो कीजिए, इसको सब्सक्राइब तो कीजिए। अभी इस मामले में आप बहुत सुस्ती दिखा रहे हैं, और सुस्ती इसलिए दिखा रहे हैं क्योंकि हम जो बात कर रहे हैं, हम जो मुद्दे आपके सामने ला रहे हैं, उसमें आप पकड़ नहीं पा रहे हैं कि हम आपकी बात कर रहे हैं या किसी राजनीतिक दल की बात कर रहे हैं। तय है कि हम किसी राजनीतिक दल के माउथ पीस नहीं हैं, हम आपका माउथ पीस हैं, हम आपकी बात कर रहे हैं। और जिस दिन आपको लगे कि हम आपकी बात नहीं कर रहे हैं तो कृपा करके टोकिए, रोकिए और हमें संभालिए। आज के लिए इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। जय हिंद।